अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी गुफ्तगू कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी धुआंधार क्या बेवकूफ़ बनाने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कुछ हक़ाइक़ बताने हैं मैंने उसमें। फिर नवीद मुल्ज़िम का दिफा करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिमा साजो सामान मैदान में आ चुकी है। कुछ और चीज़ों पर भी गुफ्तगू करनी है, लेकिन आपको पहले बताता चलो, पाकिस्तान के पहले मुंतखब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश 5 जनवरी मनाया गया। 5 जनवरी 1998 को लाड़काना में शाहनवाज़ भुट्टो के घर पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बर्कले यूनिवर्सिटी से सियासत की तालीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में वकालत से अमली ज़िंदगी में कदम रखा। सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान की काबीना में कई कलमदानों पर उसने काम किया। आपको पता है, बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी सलाहियत और सियासी तदब्बर का लोहा मनवाया। सलामती कौंसिल में उनकी तकरीर और वाकआउट कौमी और बैनुल अक़वामी तारीख़ का अहम हिस्सा है। ये बिलावल भुट्टो नहीं है, बन सकते जितना मर्जी आप कह लें, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर भी बात करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, आपको याद होगा, 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो 1970 के इंतखाब में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने है और दौरे हुकूमत 1973 का मुतफ़िक़ा आइन उन्होंने दिया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनकाद मुमकिन बनाया, और ये वो बात है जिसकी बुनियाद पर उनकी असैसिनेशन की गई। वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, ये अमेरिकन सफ़ीर को कहने वाले वो अजीम शख्सियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। अज़हर सिद्दीक ने उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट्स में इंस्पेक्ट किया और देखा। पीपल्स पार्टी वाले नहीं देख सके, पर उन्होंने देखा। 342 का स्टेटमेंट पढ़ने वाला है, और जो नए वकील थे मेमन साहब, जो कराची से ताल्लुक़ था, जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी और उससे केस टर्न हो सकता था, किस तरह उनको कत्ल कर दिया गया, ये भी वो रिकॉर्ड के ऊपर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सानिया मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए मुल्क में एटमी प्रोग्राम भी शुरू किया। सियासी जलसों को नया अंदाज दिया और उनके जलसों में अवाम खींचते चले आए। 1970 में आम इंतखाबात धांधली के इल्ज़ाम और अमन सूरत जवाज़ बनाकर जनरल ज़िया-उल-हक़ ने मार्शल नाफज किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुकदमा में मुलव्वस करके सज़ा, ये बैटमेंट में सज़ा दी गई। मुआवनत में 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। तो मैं तो इस तरफ इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए जिक्र करना है या कि गुफ्तगू करनी है बिलावल भुट्टो की, जो अपना वज़ीर जो ख़ारजा बन के साबित करना चाहते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ना वो कैलिबर ना वो एबिलिटी है। और फिर जिस तरह की गुफ्तगू के इलेक्शन वक्त पर करवाएंगे, भाग गए ना इलेक्शन से, यानी जो चाहते थे कि असम्बलियाँ जल्दी तहलील करो, आज भाग चुके हैं। एजेंडा जो है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी बन चुके हैं ये सारे, और एस्टैब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं। और इस वक्त जनरल कमर बाजवा का किरदार आप लोगों के सामने आ चुका है। उन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया वो भी सारा कुछ सामने है, और कई चीज़ें जब कड़ियों से कड़ी में लाकर समझें तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ जा चुके हैं। अगली जो बात अहम है वो नवीद मुल्ज़िम का, यानी इमरान खान के कत्ल में, और कड़ियों से कड़ियाँ ये आपको पता है, तस्नीम शाह का मैंने इंटरव्यू चलाया, उसमें गुफ्तगू आपने सारी सुन ली। कड़ियों के कड़ियाँ मिलाकर देख लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्टिवली सारे प्लान कंस्पिरेसी में शामिल है, लंदन में भी और पाकिस्तान में भी। किस तरह उनके लोग आए, किस तरह मजहबी मुनाफरत फैलाई, फिर किस तरह उसकी मदद की जा रही है मुल्ज़िम नवीद की, ये इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि सच सामने आ जाए। दूसरी तरफ आपको पता है कि इसहाक़ डार और मिफ्ता इस्माइल की लड़ाई जो है आपस में चल रही है। इसहाक़ डार से किसी और का वज़ीर बनना बर्दाश्त नहीं होता, मिफ्ता इस्माइल है। और ठीक है जी, और वो क्या चाहते हैं कि मुस्लिम लीग में सिर्फ इसहाक़ डार को ही वकील होना चाहिए। मिफ्ता इसकी ने एक पॉडकास्ट जो है ना, कि मुझे पार्टी ने हटाया है। 6 महीने से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार उनके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे। टीवी पर जाकर कहा कि $160 का कर देंगे, और उनके ख़िलाफ़ एंकर से ट्वीट कराई और प्रोग्राम भी करवाया। वज़ीर ख़ाना का बहुत शौक़ है, उन्हें ये कहना है मिफ्ता इस्माइल का। पार्टी में मियाँ साहब के रिश्तेदार भी हैं और लंदन में उनके साथ थे, तो कहते हैं मियाँ मैं जाऊँगा, डॉलर भी सस्ता करूँगा, पेट्रोल सस्ता करूँगा, दूध शहद की नहरें भी आ जाएंगी,
फिर मियां साहब ने फैसला किया कि मिफ्ता को हटाओ, और मुझे इस काम का नहीं कि हटाओ दो, लेकिन जिस तरह मुझे हटाया गया वो सही नहीं था। गुरुबंदी के सवाल में क्या गुरुबंदी नहीं होती है, अपने अपने जहन के लोग होते हैं, सबकी ज़ाती ख्वाहिश है। 2007 में वजारत के होते हुए लंदन चले गए, तब उन्होंने डॉलर डिवैल्यू किया, टीवी पर तनकीद की गई। पार्टी में आप आपस में बात कर सकते थे, लेकिन टीवी पर नहीं बोल सकते थे। और ये वो सारी बातें हैं जो इसहाक डार सामने रख रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल सामने रख रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल ने चेहरा दिखा दिया और ये बता दिया कि इस पार्टी में एबिलिटी ही कोई नहीं है। और एक और अहम इशू जो है वो रूस ईरान ताल्लुकात गहरे हो रहे हैं, इसराइल तशवीश में है। ये वाशिंगटन इंस्टीट्यूट का तजियाती मज़मून है, और यूक्रेन में रूसी फ़ौजी ऑपरेशन के दरमियान वाज़ेह हो गया ये सूरत इसराइल के इंतहाई तशवीशनाक है। चंद हफ्तों में अमेरिका और बरतानिया का काम ने देखा कि रूस और ईरान के दरमियान फ़ौजी ताल्लुकात गहरे हो रहे हैं। 16 दिसंबर को CIA के डॉक्टर विलियम बर्नर ने सूरत की वजाहत की, और यहाँ जो परेशानी आ गई ना, यहाँ पर ये इसराइल के लिए ख़तरा है। रूस का फ़ौजी इमदाद के लिए ईरान पर अचानक इन्हिसार करना बदला जा चुका है। इसराइली फैसला को होशियार और तैयार रहना चाहिए। ये यकीनी है कि रूस कई तरीक़ों से ऐसा जवाब देगा जिससे ईरान की फ़ौजी सलाहियतों में इजाफ़ा हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना, कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट के 16 और 17 पर भर्तियों से रोक दिया। तहक़्क़ुक़ ने सामने कहा है कि ग्रेड 16 और 17 पर कोई भर्ती ना की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने शायरी की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। कोई रिक्वेजिशन नहीं भेजेगी FPSC में, और 6 माह भर्तियाँ मुकम्मल ना करे तो स्पीकर का इख्तियार शुरू हो जाता है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट 25 जनवरी तक पैरावाइज कमेंट जमा करवाए। अब ये आपके सामने पोजीशन सारी मैंने रख दी हैं, और अब जो अहम बात है वो फैसल वाडा भी मैदान में आ गए हैं सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए, और कागजात नामजदगी वसूली का सिलसिला जारी है। इन्हें वसूल कर ली है। निसार खोड़ो ने पीपल्स पार्टी से भी कागजात 7 जनवरी तक हासिल किए जा सकते हैं। फैसल वाडा की वजह खाली नशिस्तें चाहिए, इसका मतलब यही नज़र आ रहा है कि फैसल वाडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दोबारा कोई उम्मीदवार होंगे या निसार खोड़ो होंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो बातें हैं किस सिमत में चल रही हैं। ममनुआ फंडिंग केस में आमिर कियानी और सैफ नियाज़ी की अबूरी ज़बानत में तोसी होगी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि आमिर कियानी और सैफ नियाज़ी शामिल तफ्तीश हो गए हैं। तारक शफी से तामिल तशवीश नहीं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन की तफसीलात भी फराहम नहीं की है। 31 जनवरी तक तोसी जो है ये होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने बहुत सी तफसीली गुफ्तगू की आईनी और कानूनी मामलात पर। ये जमील फारूकी के प्रोग्राम में बोल TV पे ज़रा वो सुन लीजिएगा। मामले में कोशिश की जा रही है इमरान खान को सियासत से दूर रखने की। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को तोशा खाना में कोई गिफ्ट मिलता है और वो उसकी वैल्यूएशन कराने के बाद मार्केट से रेट लगवाता है और उसको बेच देता है, तो इसमें क्या कदगन है, इसमें क्या कोई बुराई है? और बकौल पीटा है कि उसको टैक्स रिटर्न्स में अगर शो भी किया जाता है तो फिर कहां से ये मामला इलीगल हो गया या फिर इसमें नाअहली हो गई? अच्छा, बहुत जबरदस्त आर्टिकुलेट किया आपने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ योर ह्यूमर एंड एज वेल एज योर इंटेलिजेंशिया जी। अब मैंने ना लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। मैंने वह यही कहा कि मैंने कहा डाटा जरा इसे सारा आ जाए। 1947 से लेकर अब तक का जितना डाटा है, जो गिफ्ट लिए गए और जो गिफ्ट आगे किसी ने वैल्यूएशन लगाकर बेचे, वो सारी तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को मंगवा ली है। और वो बड़ी मजेदार बात उसके अंदर आनी है, यानी कुछ है, देखे ना, फर्ज करें कोई एक बाहर से कोई ड्रग्स आ जाए, बाहर से गाड़ी आ जाए, वो बैन है, वो आके आप ये कहें कि मैं उसकी कीमत लगवा के अपने पास रखवा लूं, यू कांट डू इट, वो अलाउएबल नहीं है। तो आप यूसुफ रज़ा गिलानी ने, नवाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने वो गाड़ियां ली, वो उनको इजाजत नहीं थी कानून के तौर पर, इसलिए नैब के केसेस बने। अब तकलीफ यहाँ पर यही है। और दूसरी बात है, यहाँ लॉ बड़ा क्लियर है तोशा खाना का। रेगुलेशंस में आप जब आती है चीज, तो जब तक तो वो स्टेट के पास रहती है तब तक तो क्लासिफाइड समझ आती है। अगर उसके बाद नवाज शरीफ ने खरीद ली या फर्ज करिए अजहर सिद्दीक ने खरीद ली या इमरान खान ने खरीद ली, क्लासिफिकेशन तो वहाँ क्लासिफाइड तो वहां पर खत्म होगी ना वहाँ। और वहां जो चीज ली है,
जो चीज आई उसकी एक वैल्यू लगी, वैल्यू का कोई सर्टन 20% के करीब ये वैल्यू बाद में इमरान खान साहब ने बढ़ा दी थी, हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया था, तो 20% के मुताबिक जो वैल्यू है, और इसका एक अकाउंटिंग का बेसिक जो कि इलेक्शन कमीशन अकाउंटिंग जानते नहीं है ना, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो बड़ा सीधा सा है कि जब आपका क्लोजिंग ईयर है, क्लोजिंग ईयर में आपके मूवेबल और इमूवेबल एसेट डिक्लेयर करने होते हैं। आप जब डिक्लेयर कर दें, जो कैश है आप डिक्लेयर कर दें, अब 30 जून के बाद जो आप चीज परचेज करेंगे, वो परचेज करने के बाद फिर आगे आपने सेल कर दी, तो सेल और परचेज तो आपको शो नहीं करनी है, आपको तो कैश शो करना है। कैश इमरान खान साहब ने शो कर दिया, जब बड़ा शोर पड़ा कि जनाब ये कोई कारोबार नहीं करते, इनके कैश में इजाफा कैसे हो गया, तो वो वहां पर ना कोई इलीगैलिटी है ना कोई इर्रेगुलरिटी है, बिल्कुल कानून के मुताबिक दिया है। जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल, और मामला अदालत में है और अजहर साहब यकीनी तौर पर इंसाफ बना देते हैं और फैसले वो करते हैं जो हमारे सियासी मफाद को देखते हुए हम करते हैं, और मलबा सारा पिछली हुकूमत पर डल जाता है। आप कैसे देख रहे हैं बतौर पाकिस्तानी? हाँ देखिए, असल प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब तक हमें एक नेशनलिस्ट सोच नहीं आती है, हमारे यहाँ ये है कि जब हम हैं, हमारी हुकूमत है, सब कुछ ठीक है, और ये हम सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि गुज़श्ता 50 साल का पीरियड अगर मुय्यत देखें अगर आप, तो इन सियासी जमातों ने जो कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना था वो कर दिया, अब रिकॉर्ड पे है। अब कोई नए तजर्बे तो हो नहीं सकते हैं, और मुआशी अहदाफ अगर देखा जाए, अगर मैं एक आम आजाद शहरी के तौर पर अगर मैं देखूं, मैंने तो पिटीशन दायर की हुई है डेट लिमिटेशन एक्ट के ऊपर कि कर्जे जो हैं वो 60% GDP से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इन्होंने कर्जे इस हद तक ले गए हैं। माजरत के साथ अजहर साहब, वक्त चूंकि आ गया, मैं अजहर सिद्दीक साहब आपसे इस पर कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ कि ये मामला चूंकि अभी अदालत में है, वो जो तोशाखाना रेफरेंस का इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसकी अपील भी, और अभी इमरान खान ने इस हवाले से जो नोटिस उनको मिला है उसको भी चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, तो फिलहाल तो मुमकिन नहीं है कि उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया जाए। कानून क्या कहता है? बहुत शुक्रिया। दो चीजें क्लियर करनी है। एक तो है सगेशियस राइटस ऑनेस्ट एंड अमीन 62(1)(f) के तहत, वहां लफ्ज कोर्ट का लिखा है, और कोर्ट जब डिस्क्वालीफाई कर दे वो आपको पता है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ लाइफ है। नवाज शरीफ के केस के अंदर ये सेटल डाउन हो गया है। सेक्शन 137 जो है वो सिर्फ इख्तियार देता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस डिक्लेयर करने का, कहने का। तो इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है और ना ही ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया एक वक्त का, यानी उसमें लीगल एंड फैक्चुअल इतने फ्लॉज हैं कि वो ऑर्डर सस्टेन नहीं कर सकता। क्या होना था, उन्होंने एक 167 में डिफाइन किया है करप्ट प्रैक्टिस, 174 में सजा होनी है। उस सजा के इस्तगासे में जब सजा होगी, जब इस्तगासे में सजा देगी एक अदालत, जब अदालत सजा देगी फिर आप उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन भी 232 के साथ 5 साल की है। यानी ये जो 137 से बराह रास्त डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले गए हैं, और ये लाहौर हाईकोर्ट में लार्जर बेंच बन चुका है। इसी तरह वहां एक और दरखास्त आई थी कि पार्टी में चेयरमैनशिप से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन के सामने भी यह मामला चला गया वहां पर, और अब लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सामने 9 जनवरी को यह मामला आएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वोटर की हैसियत से चैलेंज किया हुआ है। जो वोटर ने जाबिर बिन अब्बास ने चैलेंज किया हुआ है। इस तरह इमरान खान साहब की पिटीशन भी आ गई है कि जो पार्टी लीडरशिप का सब्सिक्वेंट एक्शन है। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी फाइनलिटी की तरफ नहीं है, नवाज शरीफ का फैसला फाइनलिटी की तरफ चला गया। पहले वो नाहल हुए पनामा में, एवनफील्ड में, बाद में सजाएं हुई, उनकी नाअहली वहां भी थी, चलिए 62(1)(f) के तहत भी थी। खान साहब कई दफा कह चुके हैं कि इसका कंपैरिजन मियां साहब के केस से बनता ही नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग मामला है, ये बिल्कुल अलग मामला है। नहीं, जरा जो समझने वाली बात है ना, यहाँ लोग खत नहीं लिखा, भाई खत का इशू नहीं है, इशू है मिस डिक्लेरेशन। यहाँ क्या है, यहाँ पर 137 सेक्शन के अंदर आपको 120 दिन के अंदर एक्शन लेना है। इलेक्शन कमीशन एक तो वो इख्तियार तजावुज कर गया, और इलेक्शन कमीशन ने अपने तरीके बैठकर जो अगर ये काम अगर करना होता तो ये ट्राइब्यूनल के पास भिजवा देते। 137 के बाद आगे ट्राइब्यूनल की पावर है, वो ट्राइब्यूनल देखता, ट्राइब्यूनल एविडेंस रिकॉर्ड करता, यानी इलेक्शन कमीशन तो ना कोई एविडेंस रिकॉर्ड की, ना जब वो कोर्ट ही कोई नहीं है। और ये इसीलिए ये वाला इख्तियार भी चैलेंज है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का जो कंटेम्प्ट का इख्तियार इस्तेमाल करता है वो भी चैलेंज है। आपका पॉइंट आ गया।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, यानी इसमें से निकलना कुछ नहीं है, बस मामले को ड्रैग किया जा सकता है इस तरह की हरकतें करके। मैं सिर्फ जी आपने वो गुफ्तगू सुन ली। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।